नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और कल मार्केट का रुख क्या रहेगा, कल मार्केट में क्या ट्रेंड दिखेगा, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ इस खास शो में हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है। कुशल जहां पर हमें बताएंगे कि आज जो बाजार में एक्शन हमने देखा है वहां पर कौन कौन सी ऐसी खबरें रहीं जिन खबरों के दम पर अलग अलग सेक्टर में एक्शन दिखा है। आशीष से हमें बताएंगे कि आरबीएल बैंक पर तेजी और मंदी के अलग अलग तर्क क्या दिए जा रहे हैं और कौन से तर्क ज़्यादा मजबूत हैं, ये हम आशीष से समझेंगे। पूजा से जानेंगे एक्सिस बैंक के नतीजों का पूरा विश्लेषण, पूरी रिपोर्ट समझेंगे कि किस तरह के रिजल्ट आए हैं और क्या इससे संकेत आगे के लिए मिल रहे हैं। चीनी शेयरों की क्यों कम हो गई है मिठास, ये हमें बताएंगी। माल में तेजी की वजह बताएंगी देवांशी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी आज बाजार तेजी के साथ बंद हुआ, दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी 1% की मजबूती के साथ 9,400 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में 350 अंकों तक की तेजी यहां पर दिखी है और निफ्टी बैंक 550 अंकों से ज्यादा की शानदार तेजी के साथ 20,700 के करीब बंद हुआ है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, ये आंकड़ा जरा आप देख लें। तो अगर हम बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में 122 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज ने आज 389 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो अलग अलग ट्रेंड हमने देखा है विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से और घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि आज के बाजार पर एडिटर्स टेक हैं क्या, और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आज हल्के उतार चढ़ाव के बाद बाजार अच्छी बढ़त पर बंद होने में कामयाब हुए हैं। आज के कारोबार पर आपका ओवरऑल व्यू है क्या, और ये जो तेजी हमने मार्केट में देखी है, आपके हिसाब से ये तेजी कहां से आई है? बाजार में तेजी के लिए एक से कहीं ज्यादा वजह बनती हुई नजर आ रही। पहला, दुनिया भर के बाजारों में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और कल अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। दूसरी बात, कल अमेरिका में फिर से कोरोना के जो आंकड़े आए वो राहत देने वाले थे, ज्यादा खराब होते नहीं दिख रहे हैं, और यही हाल यूरोप का भी है। वहां से भी बाजार में थोड़ी सी रिलीफ आती हुई दिखी। तीसरा, भारतीय बाजारों में मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक्सपायरी का हफ्ता है, महीने की एक्सपायरी है, तो उससे पहले लगातार शॉर्ट कवरिंग, लगातार खरीदारी भी होती हुई दिख रही है। भले ही एफआईज अभी पूरी तरह से मूड में ना आए हो, लेकिन घरेलू फंड्स ने खरीदना शुरू किया तो वहां से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, हर गिरावट से बाजार बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और एक बात, जो बैंक्स एनबीएफसी, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स एनबीएफसी जो ज्यादा पिटे हुए हैं, प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स बेहद शानदार है, तो बची कुची कसर इंडसइंड बैंक ने पूरी कर दी। सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मजबूत हो गए और एनबीएफसी जहां सबसे ज्यादा दिक्कत पोर्टफोलियो में है वहां पर अच्छी तेजी बनी। और वजह यह कि लोग उम्मीद करें कि एनबीएफसी के लिए किसी तरह का एक पैकेज आ सकता है जो इन कंपनियों को, इन फाइनेंस कंपनियों को रिलीफ दे, लिक्विडिटी दे। तो बस और क्या चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद तो बाजार में तेजी होनी थी। मजबूत शुरुआत हुई, दिन के दौरान छोटा मोटा करेक्शन आया भी, लेकिन फिर से मजबूत होकर दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। और आज की लीडरशिप पूरी तरह से फाइनेंशियल शेयरों से आती हुई दिखी, जो कि एक बड़ी रिलीफ देने वाली बात है कि सिर्फ फार्मा, एफएमसीजी और रिलायंस पर बाजार डिपेंडेंट नहीं है, बैंक्स और एनबीएफसी भी बाजार को मजबूती दे सकते हैं। तो आज की क्लोजिंग बेहद शानदार है। अगले 2 दिन है, अभी एक्सपायरी का ट्रेड रहेगा, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अगर कहीं कोई ऐसी खराब खबर ना है और कोई अमेरिका में बड़ा तेजी वाला सेशन, बड़ी गिरावट वाला सेशन ना हो, भले अमेरिकी बाजार सुस्त भी रहे, कोरोना को लेकर कोई अच्छी खबर ना आए लेकिन बुरी भी ना आए, उतना ही काफी है, तब भी आप 9,500 9,600 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मोमेंटम स्ट्रांग है और मुझे लगता है यहां से भी बाजार और तेजी दिखा सकते हैं। ओके, तो मोमेंटम बाजार का स्ट्रांग है। बाइंग ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी का मार्केट है, इस पर आप नजर रखें।
ग्लोबल मार्केट में जो बात अनिल जी ने कही कि अमेरिका में भले ही कोई अच्छी खबर ना आए लेकिन बुरी खबर भी ना आए तो भी हमारे मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत ही माना जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब बाजार तेज़ी के मूड में है तो इस तेज़ी के मूड में कौन कौन सी ऐसी खबरें आई हैं, अलग अलग खबरें जिसके दम पर अलग अलग सेक्टर में हमने एक्शन देखा है। ये बताने के लिए हमारे साथ कुशल जुड़े हैं। कुशल, बताइए ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जिनके दम पर आज अलग अलग सेक्टर में हमने एक्शन देखा है। बिल्कुल, तो बाजार आज शानदार तेजी के साथ फिर से बंद होता हुआ दिखा। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में अच्छी तेजी बनती हुई फिर से नजर आई। साथ ही अगर आप देखें तो निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची में पर्टिकुलरली इंडसइंड बैंक अच्छे नतीजों के बाद 17% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड और एक्सिस बैंक जैसे शेयर यानी बैंक्स और एनबीएफसी जो है आज लीड करते हुए नजर आए। वहीं फार्मा स्पेस में जो है आज हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। निफ्टी में सन फार्मा जो है वो टॉप लूजर रहा। साथ ही अगर आप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बात करेंगे तो आरबीएल बैंक समेत फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक जैसे शेयर में 7-8% की जो है हमें इंट्राडे तेजी देखने को मिली। साथ ही अगर आप एनबीएफसी स्पेस से देखेंगे तो मन्नापुरम फाइनेंस एक आउटलायर के रूप में बाहर निकल कर आया। आज 13-14% की इंट्राडे तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई। साथ ही चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स ने भी पिछले दिनों की जो गिरावट थी उसको रिकवर किया और 10% की इंट्राडे तेजी इसने भी दिखाई। साथ साथ अगर आप ऑयल एंड गैस स्पेस भी देखेंगे तो यहां पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी, जिसमें अदानी गैस और गेल जैसे स्टॉक्स शामिल थे। यहां पर भी 3 से 4% की तेजी और अप मूव हमें देखने को मिला। और अंत में जैसे कि मैं बात कर रहा था आपके साथ, फार्मा जो है यहां पे आज भारी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली, जिस वजह से आप देखिए तमाम शेयर चाहे लुपिन, ग्लेनमार्क, बायोकॉन, डिविज लैब चारों के चारों स्टॉक्स जो है आज हेवीली अंडर प्रेशर थे। ओके, तो ये अलग अलग खबरें हैं जिसके दम पर हमने अलग अलग सेक्टर में एक्शन देखा है। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ विकास सेठी साहब हैं, सेठी फिनमार्ट के। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आज का दिन तो बैंकों के नाम रहा, लेकिन कल का बाजार आपको कैसा दिख रहा है और कल के बाजार के संकेतों को समझते हुए आपकी इंट्राडे पिक क्या होगी, कहां पर कल ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, आज के बाजार में हमने एक शानदार तेजी देखी जिसके कई कारण थे जो अनिल जी ने भी बहुत ही अच्छे से बताया। एक तो ग्लोबली सभी मार्केट्स अच्छे तेजी में चल रहे हैं, उसके कारण से एक तेजी बनी हुई है। और दूसरा, भारतीय बाजार में जो स्टिमुलस पैकेज की एक एक्सपेक्टेशन है कि सरकार को एक स्टिमुलस पैकेज जो एमएसएमईज के लिए अनाउंस कर सकती है, तो उसके कारण से एक अच्छी तेजी बाजार में बनी हुई है। और सबसे अच्छा सेक्टर जिसने आज परफॉर्म किया वो एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंकों ने परफॉर्म किया। और मुझे लगता है ये जो तेजी है ये कल भी जारी रहनी चाहिए। आज अभी हम जब बातें कर रहे हैं तब भी यूएस के मार्केट्स करीबन डाउ जोन्स में 300 पॉइंट की एक अच्छी तेजी बनी हुई है। और मुझे लगता है कल का बाजार भी एक अच्छा बाजार रहेगा। और मुझे लगता है कल भी यही सेक्टर्स लीड करेंगे, बैंकिंग और एनबीएफसीज। और वहीं से मैंने कल के लिए एक पिक आइडेंटिफाई किया है। कल के लिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है बंधन बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। एक छोटी साइज का बैंक है और अपने काफी हाइट से काफी पिटा हुआ है। आज इसमें थोड़ी तेजी बनी है, बट मुझे लगता है तेजी बिल्कुल जारी रहेगी। आज बाजार बंद होने के बाद एक्सिस बैंक के भी नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, वहां पे भी तेजी रहेगी। और बिल्कुल मुझे लगता है जिस तरह से बैंकिंग और एनबीएफसी परफॉर्म कर रहे हैं, कल भी इस स्टॉक में बिल्कुल एक तेजी बनी रहेगी। तो उस लिहाज से खरीदारी करने की सलाह है। और कल का मेरा लक्ष्य रहेगा कंजर्वेटिवली 230 रुपए का, बाकी इसके ऊपर भी जा सकता है कल ये स्टॉक। ओके, तो ये तो आपकी इंट्राडे पिक है कि कल के लिए कहां पर ट्रेड करना बेहतर होगा। लेकिन पोजिशनल व्यू अगर लेना हो 2, 4, 5 दिन, 10 दिन का, तब कहां पर ट्रेड आपके लिहाज से करना बेहतर होगा? नहीं, बिल्कुल मृत्युंजय, पोजिशनली भी मुझे लगता है ये जो बीटन डाउन एनबीएफसी वाला जो सेक्टर है, अगर सरकार एक अच्छा स्टिमुलस पैकेज देती है तो मुझे लगता है बहुत ही डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस में ये स्टॉक सब ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां से मैंने इक्विटास को पिक किया है। ये स्टॉक भी अपने हाइट से बहुत ही पिट चुका है, 50-55 के लेवल्स पे आ गया स्टॉक। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा 7 से 10 दिन में इस स्टॉक में 65 रुपए का लक्ष्य है। ओके, तो ये इंट्राडे और पोजिशनल, ये 2 ट्रेड आपको मिल गया है। लेकिन आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आगे आपको लॉन्ग टर्म का शेयर मिलने वाला है, ऑप्शन का ट्रेड मिलने वाला है, और साथ ही कल के लिए बेहतरीन रणनीति भी मिलने वाला है। तो आप बने रहिए। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज एक्सिस बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कैसे रहे हैं ये नतीजे, क्या संकेत मिल रहे हैं आगे के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। पूजा, बताइए।
जी, एक्सिस बैंक के नंबर्स हम जैसे कि उम्मीद कर रहे थे वैसे ही कुछ देखने को मिले हैं। जो ब्याज से आई है उसमें 19% की बढ़त इस बार देखी गई है और पॉजिटिव हाइलाइट्स ये थे कि जो ग्रॉस एनपीए के आंकड़े थे वहां पर कमी देखी गई है। 5% से घटकर इस बार जो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स आए हैं वो 4.86% आए हैं। इस बार कंपनी ने मुनाफे से घाटा पोस्ट किया है, लगभग 1380 करोड़ का घाटा इस बार कंपनी ने दर्ज किया है। वजह यह है कि प्रोविजनिंग जो है वो बैंक को काफी ज्यादा करनी पड़ी है। इस बार कोविड-19 के चक्कर में बैंक को करीब 3000 करोड़ की अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, जो कि बढ़कर करीब 7730 करोड़ हो चुकी है। मतलब कुल अगर हम देखें तो तिमाही दर तिमाही 122% की बढ़त और सालाना आधार पर 185% की बढ़त इस बार प्रोविजनिंग में देखने को मिली है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस बार कंपनी ने घाटा दर्ज किया है। कुछ अच्छी बात यहाँ पर नतीजों में जो निकल कर आई है वो ये है कि इस बार जो स्लिपेजेस है वहां पर कमी देखी गई है। इसके अलावा जो बाकी सारे नंबर्स हैं जैसे कि एडवांसेस परसेंटेज की बात करें, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो वहां पर नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और स्लिपेजेस भी तिमाही दर तिमाही अगर देखेंगे तो 6214 करोड़ से घटकर 3920 करोड़ के स्लिपेजेस के नंबर्स इस बार कंपनी ने घोषित किए हैं। तो कुछ कुछ फ्रंट पर नंबर काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और ये जो घाटा दर्ज हुआ ये बढ़े हुए प्रोविजनिंग की वजह से इस बार देखने को मिला है। ओके, तो ये नतीजे पूजा ने बताया कि एक्सिस बैंक के कैसे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आज चीनी शेयरों में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। शुगर सेक्टर गिरावट के दौर से गुजर रहा है। आखिर ये गिरावट क्यों आई है, चीनी सेक्टर में क्यों गिरावट है, ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ी हैं। मानसी बताइए क्यों चीनी शेयरों की मिठास फीकी पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इकरा की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू चीनी की खपत में 10 लाख टन की गिरावट की संभावना है। आपको बता दें लॉकडाउन के चलते चीनी की मांग घटती जा रही है। फरवरी में चीनी के दाम भी घटे हैं, 32 रुपए और 50 पैसे से घटकर 31 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचे हैं। मांग में कमी से चीनी मिलें जो है अपने सेल्स टारगेट जो है वो भी पूरे नहीं कर पा रही है। आपको बता दें साल की पहली तिमाही जो होती है वो शुगर कंपनीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कन्फेक्शनरी की मांग काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है। लेकिन फिलहाल जो लॉकडाउन की सिचुएशन हम देख रहे हैं इसका सीधा असर यहाँ पर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते मार्च में कारोबार बुरी तरह से ठप हुआ है और इसी के चलते आप देखिए शुगर कंपनियों में उनके शेयरों में आज गिरावट हमने देखी। और अगर 3 महीने के ट्रेंड को समझे 2020 से की शुरुआत से लेकर अब तक अगर समझे तो करीब 26% से लेकर 60% तक की गिरावट तमाम शुगर शेयरों में देखने को मिली है। ओके, तो ये वजह है जो बात यहाँ पर मानसी ने आपको बताई कि खपत जो कंजम्पशन है चीनी की वो कम होने वाली है। उसका इम्पैक्ट अभी शेयरों के ऊपर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएल के शेयर में आज 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। एक महीने में शेयर 18% तक बढ़ चुका है। शेयर में इस तेज़ी के पीछे क्या वजह है ये बताने के लिए हमारे साथ देवांशी बनी है। देवांशी बताइए ऐसा क्या हो गया कि महीने भर में 18% तक शेयर बढ़ गए यूपीएल के। यूपीएल के स्टॉक में आज अच्छी तेजी होती हुई दिखी और यही नहीं, पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं अच्छे गेन्स हम स्टॉक में देख रहे हैं। अब इसकी 2 बड़ी वजह है। सबसे पहले कल बेयर ग्लोबल इस कंपनी के नतीजे आए हैं और ये जो कंपनी है वो क्रॉप प्रोटेक्शन कारोबार में है। अब इसके नतीजे काफी बेहतर आते हुए दिखे। इनकी जो कुल बिक्री है करीब 6% तक बढ़ती हुई दिखी और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो करीब 10% बढ़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ज्योग्राफी से अच्छी मांग आई है वो लैटिन अमेरिका है, जहां पे 14% तक की ग्रोथ देखने मिली है। यूपीएल की अगर हम बात करें तो 2 ज्योग्राफीज इसके लिए काफी अहम है, यूरोपियन कारोबार और साथ ही इनका लैटिन अमेरिका, ये सबसे बड़ा है। अगर कुल आय की बात करें तो 33% तक की जो आय में हिस्सा है वो इस ज्योग्राफी से आता है। और यूरोप कारोबार में भी आप देखिए कुल आय में करीब 15% तक की जो हिस्सा है वो यूरोपियन कारोबार से आता है। तो यहाँ पे मांग काफी अच्छी बनती हुई दिख रही है। पर्टिकुलरली क्रॉप साइंस सेगमेंट में ये कंपनी ने अच्छे नतीजे दिए हैं, तो माना जा रहा है कि यूपीएल के लिए भी पॉजिटिव साबित होता हुआ दिख सकता है इस तिमाही के नतीजों में। दूसरी बड़ी वजह ये भी है, जैसे हम देख रहे हैं कि कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके लॉकडाउन के चलते असर होती हुई दिख रही है, लेकिन यूपीएल के मैनेजमेंट का ये कहना था कि सारी जो ज्योग्राफीज हैं इनमें इनका कामकाज जारी था। लॉकडाउन में इनको ज्यादा असर होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि सप्लाई डिसरप्शंस कितने होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसके लिए काफी पॉजिटिव बात आती हुई दिख रही है। इस तिमाही में जो नतीजे हैं कंपनी के थोड़े से पॉजिटिव आ सकते हैं और इसी के चलते कई दिनों से हम थोड़ी सी रैली देख रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो ईयर टू डेट जो
कर्ज की चिंता है, इसके चलते करीब 33% तक की गिरावट हमने स्टॉक में देखी है। लेकिन क्योंकि अब फिलहाल थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, एक्विजिशन, थोड़े से सिनर्जी बेनिफिट्स आ रहे हैं, इसके चलते पिछले एक महीने में करीब 15 से 16% तक की रैली हमने स्टॉक में देखी है। अगर नतीजे बेहतर आते हैं तो थोड़े से और गेन्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये वजह है कि तेजी आई है। लेकिन अब विकास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक महीने में 18% की तेजी आ चुकी है, क्या अभी और अपसाइड का पोटेंशियल बचा हुआ है और बड़ी तेजी बची हुई है, या आपको लगता है कि मार्केट में जितनी तेजी आनी थी फंडामेंटल के दम पर वो तेजी आ चुकी है? क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, बिल्कुल मृत्युंजय, ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का शेयर है और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मुझे लगता है ये जो तेजी हुई है, ये स्टॉक इतना पिट चुका था, वहां से थोड़ी बहुत तेजी बिल्कुल हो गई है, बट मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो देखने को मिलेंगे। तो इस स्टॉक पे एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर को कैटर करता है, जहाँ पे ये जो लॉकडाउन की वजह से इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, और सरकार जब कभी भी हालात नॉर्मल होंगे तो एग्रीकल्चर को डेफिनेटली बूस्ट करेगी, सरकार ओपन करेगी। तो मुझे लगता है यूपीएल में बिल्कुल बने रहना चाहिए, या कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ से मैं आने वाले 9 से 12 महीने में और 25 से 30% की कम से कम अपसाइड देखता हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 9 से 12 महीने में 25 से 30% की तेजी यूपीएल में और दिख सकती है। इसको आप नोट कर सकते हैं। एक बड़ी तेजी की तरफ विकास जी इशारा कर रहे हैं, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जहां पर दो तरह के तर्क आ रहे हैं, तेजी के भी और मंदी के भी। तो उस शेयर में तेजी और मंदी दोनों के तर्क हम आपके सामने रखेंगे। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क ज्यादा मजबूत है। तो ये दोनों तर्क लेकर हमारे साथ जुड़े हैं आशीष चतुर्वेदी, और शेयर है आरबीएल बैंक में तेजी और मंदी के तर्क अलग अलग क्या है, ये आपको आशीष बता रहे हैं। देखिए, आरबीएल बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो रोज वॉलेटाइल रहता है, इसमें तेज उतार चढ़ाव रहता है। साथ ही आज इंडसइंड बैंक के नतीजों के बाद आज बाजार में दो राय सामने आती हुई दिख रही हैं। हम दोनों ही तर्क आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले आप तेजी के तर्क देख लीजिए, क्यों जानकार मान रहे कि स्टॉक में तेजी करनी चाहिए। सबसे पहला कारण तो आप ये देखिए कि 52 हफ्तों की ऊंचाई से अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 82% नीचे आ चुका है। तो ऐसे में निचले स्तरों पर इस स्टॉक के अंदर वैल्यू बाइंग आती दिख रही है। इंडसइंड बैंक के अच्छे नतीजों के बाद इस बैंक से भी बढ़िया नतीजों की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनका भी भरोसा बढ़ते हुए नजर आया। आप मार्च तिमाही में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स है वो करीब आधे % से बढ़कर 20% होगी, यानी सिग्निफिकेंट म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग देखी गई। साथ ही कुछ तर्क ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि स्टॉक के अंदर बिकवाली करनी चाहिए। आप इन्हें बेयर पॉइंट्स की तरफ मान सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि कोरोना के चलते जो देश में लॉकडाउन है उससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। ऐसे में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीए बढ़ने की काफी ज्यादा आशंका मानी जा रही है। साथ ही अगर आप देखें तो ऐसा भी माना जा रहा है कि बैंक का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ते हुए दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो कम बैंक के मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिलेगा, एसेट क्वालिटी पर दबाव देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। साथ ही अगर आप देखें तो बैंक का जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन है स्टेट वाइज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में बैंक की अधिकतर जो ब्रांचेस हैं वो महाराष्ट्र में है, और सबसे ज्यादा असर जो है आपको कोरोना का भारत में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं कंपनी के आउटलुक को, बैंक के आउटलुक को लेकर थोड़ी सी चिंता सामने नजर आ रही है। हमने दोनों ही तर्क आपके सामने रख दिए, फैसला आपको करना है। ओके, तो ये दो तर्क रखे गए हैं। अब विकास जी, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आशीष ने दो तर्क रखे, तेजी के भी और मंदी के भी, आप किस तर्क के साथ जाना चाहेंगे? देखिए मृत्युंजय, वेरी शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक में बिल्कुल एक तेजी है। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, एनबीएफसीज और बैंक्स, इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा है, और ये जो सरकार से एक स्टिमुलस पैकेज की एक एक्सपेक्टेशन है, उसमें ये शेयर्स यहाँ से और चलेंगे। और चूंकि ये स्टॉक अपने नीचे के स्तर से एक अच्छी खासी तेजी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में पिछले 2-3 दिनों में ऑलरेडी दिखा चुका है, तो ये जो तेजी आती है उसमें फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है थोड़ी वापस से जब प्रॉफिट बुकिंग आती है, गिरावट आती है, वंस द न्यूज इज ओवर, तब मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए। जी, जो करंट प्राइसेज है या 110-15 के आसपास इस स्टॉक में मुझे लगता है नेगेटिव प्राइस दिन है, और अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बन सकते हैं। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और कल की रणनीति बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर
अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी बुधवार को किस तरह की रणनीति मार्केट में बनानी चाहिए? छोटा हफ्ता है, शुक्रवार को बाजार बंद है, गुरुवार को एक्सपायरी है, तो कल के लिए आपकी क्या रणनीति है? एक्सपायरी के पहले बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। 9250, 9150, ये 100 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत है। इस रेंज में अगर मौका मिले तो वहां खरीदिए, और अगर नीचे ना आए तब भी खरीदिए। 9500, 9600 की तरफ जाने की तैयारी निफ्टी की नजर आ रही है, और बैंक निफ्टी की तैयारी 21000 से 21500 की रेंज में पहुंचने की होती हुई दिख सकती है। ये ट्रेंड बेहद साफ साफ नजर आ रहा है बाजार में, तो कोई चिंता करने की खास बात है नहीं। फंड फ्लो मजबूत है, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, कोरोना को लेकर कोई चिंताएं हैं नहीं, खरीदारी हो रही है, शॉर्ट कवरिंग भी है, नीचे सपोर्ट मिल रहा है, फ्रेश खरीदारी भी होती दिख रही है, और सबसे बड़ी बात, बाजार डर से बाहर निकलकर उम्मीद की तरफ थोड़ा मजबूती से देखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे वो कारण हैं जिनके चलते बाजारों में एक अच्छी मजबूती होने की पूरी आसार दिख रही है। तो अब से लेकर एक्सपायरी तक अगर कोई एबनॉर्मल खबर ना आ जाए खराबी की, तो ऐसा लगता है कि बाजार और मजबूत हो सकता है। इस बीच अगर कोई अच्छा सा पैकेज या अच्छी सी राहत वाली कोई खबर सरकार या आरबीआई की तरफ से आ जाए तो फिर कहने ही क्या। वैसे शुक्रवार को छुट्टी है बाजार की, तो लंबा वीकेंड होगा, लेकिन कल और परसों 2 दिनों तक बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड रखिए। फिर अगले हफ्ते देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि अप्रैल महीने की एक्सपायरी किस तरह से होती है, उस हिसाब से मई की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए रणनीति बताने का। लेकिन अब विकास जी, आपने इंट्राडे और पोजिशनल की पिक बताई हैं, तो अब आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग बाजार में आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनको कहां पर निवेश करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैंने बाजार की एक दिग्गज कंपनी को पिक किया है, एनबीएफसी सेक्टर से वापस, जो लीडिंग एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है भारत की, एचडीएफसी। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो हर निवेशक चाहता है कि उसके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहे, बट नॉर्मली क्या है, वैल्यूएशंस बहुत ही हाई रहते हैं और वो लोग ले नहीं पाते हैं। अभी ये एक महीने पहले 2500 के लेवल्स पे ट्रेड करता था, वहां से इस कोरोना की क्राइसिस के कारण एक बहुत ही अच्छा इसमें करेक्शन आया है, और ये 1700 के आसपास अभी अवेलेबल है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। एक साल में मेरा इस स्टॉक में लक्ष्य रहेगा 2200 रुपए। ओके, चलिए, तो ये लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं? हाय मृत्युंजय, मेरे पास 2 ऑप्शन की रणनीति है, एक इंडेक्स की है और एक स्टॉक की है। तो पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने आज बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है और निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, और जिस तरह से स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स ने मूव दिखा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अभी और भी आउट परफॉर्म कर सकता है, और कल के दिन में भी हमें बैंक निफ्टी में ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए बैंक निफ्टी का 20800 का कॉल 250 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 20800 का कॉल, 100 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में मेरे को लगता है कि 400 से 500 रुपए तक का अपमूव 1 या 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी के 20800 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल के कल ये देखने को मिले। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी हो गई, और जो दूसरी है वो बैंकिंग स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। इसका 360 का कॉल 7, 7.5 या 8 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 4 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में मेरे को लगता है कि 12 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के 360 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका, विकास सेठी जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा है, क्यों रहा है, और कल का बाजार कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।